हेलो बच्चों, वेलकम है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा न्यू चैप्टर जिसका नेम है धातु एवं अधातु, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे मेटल्स। धातु को क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं, और अधातु को नॉन मेटल्स बोला जाता है। ओके, तो ये चैप्टर बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में तो आएगा, डेफिनेटली आपके बुक में दिया गया है तो। और ये चैप्टर बेटा आने वाला है 10 मार्क्स का। ओके, सो बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, 10 मार्क्स। आपको अच्छे से रिवाइज करना है चैप्टर को, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और साथ में रिवाइज करनी है। इस बुक से भी आप चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि काफी अच्छा इसमें मटेरियल दिया गया है। चैप्टर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस इसमें टैकल किए गए हैं, काफी आंसर्स अच्छे से दिए गए हैं, तो इस बुक की आप भी अच्छे से हेल्प ले सकते हो। और साथ में इस चैप्टर को बेटा करते टाइम आपने याद रखना है कि जो भी हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं तो आपको उनको मिस नहीं करना, क्योंकि एक एक चीजें इंपॉर्टेंट होती है बेटा, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल भी उसको मिस नहीं करना। पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है, कंप्लीट करना है, और सुनते हुए साथ साथ नोट्स भी आप बनाते चलेंगे और रिवाइज करते रहेंगे बच्चे। तो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है धातु एवं अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो जैसा कि आपने लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लास में, 9वीं क्लास में भी पढ़ा है बेटा, जो यहाँ पे अलग से मेंशन भी किया गया है 9वीं क्लास में, वैसे आपकी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन उनके अंदर से ही कुछ टॉपिक्स आपने कवर किए हैं जो धातु और अधातु से रिलेट करते हुए थे। तो जो धातु है या तत्व है, तो उनसे रिलेटेड उनके क्या गुण धर्म होते हैं, तो उनके ही बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा कि कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। क्लासिफिकेशन जो किया जाता है ना, वो उसी के बेस पर किया जाता है कि धातु कौन सी हमारी आती है और अधातु कौन सी है, उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। सो आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी बेटा कि अपने दैनिक जीवन में या अपने आसपास के एरिया में भी, आप डेली लाइफ में देखते हो कि आप धातु और अधातु दोनों का यूज करते हो। और धातु का यूज कहां पर किया जाता है, अधातु का यूज कहां पर किया जाता है, या धातु जो आप यूज कर रहे हो क्या वो धातु है या अधातु कैटेगराइज में होगी। तो इन चीजों पर हम कैसे देखते हैं? इनके गुण धर्मों के आधार पर ही देखते हैं बेटा कि कौन से गुण धर्म को धातु में वर्गीकृत करते हैं और कौन से को हम अधातु में। मींस क्लासिफिकेशन दोनों का मैंने बताया अलग अलग है, कि धातु में अलग क्लासिफिकेशन होती है, अलग चीजें आती हैं हमारी, और अधातु के अंदर बिल्कुल अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इनके जो बेटे गुण धर्म है इन तत्वों के उपयोग से संबंधित, क्योंकि उपयोगी तो करेंगे लाइफ में, क्या करने वाले हैं हम, तत्वों का भी उपयोग करते ही है, और तत्वों के आधार पर धातु का भी उपयोग करते हैं, अधातु का भी उपयोग करते हैं, तो उनसे संबंधित चीजें होती हैं यहाँ पर। और इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे तो इस बेस पर भी पढ़ना है क्या जो इनके गुण धर्म है बेटा, उनके आधार पर इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कैसे हम अच्छे से टैकल करते हुए पढ़ेंगे, और उनके पढ़ने के आधार पर उनको अच्छे से समझेंगे भी बच्चों। सो बच्चों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है 3.1 भौतिक गुणधर्म, और भौतिक गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं 3.1.1 में धातु से रिलेट करते हुए। सो यहाँ पर हम जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बच्चे पदार्थों के कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं और उनकी तुलना भी की जाती है, उनके समूह भी अलग अलग से ही हम देख पाते हैं। तो जो समूह में अलग करना बिल्कुल बहुत आसान होता है कि कैसे इनके गुणधर्म क्या हैं, भौतिक गुणधर्म किस बेस पर है, उनका कंपैरिजन कैसे किया जाए, और उनको किस बेस पर हम इजीली अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हुए आसान तरीके से उनको रख सकते हैं। सो यहाँ पर इनके पढ़ने के लिए हम बहुत सारे क्रियाकलाप देखते हैं बेटा। क्रियाकलाप होता है एक्टिविटी के बेस पर, जैसा कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने किया है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो उसमें हमने क्या किया है, कैसे हमने पहचाना है कि हमारे जो भी रसायन तुलना होती है कैसी भौतिक होती है, किन के बेस पर हम फॉर्मूलों को एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सब चीजें हम क्रियाकलापों के माध्यम से, मीन्स एक्टिविटी की हेल्प लेकर ही अच्छे से समझ पाते हैं। सो अनुभाग 3.1 से और 3.6 तक बेटा जो जितने भी एक्टिविटीज दी गई हैं वहां पर धातुओं, अलग अलग धातुएं होंगी, जैसे आयरन भी हो सकता है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, लेड, जिंक, इनको जितनी भी आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने भी हमें इकट्ठे करने हैं, और इकट्ठे करने के बेस पर हम ये स्टार्ट करेंगे अपनी एक्टिविटी जिसका नाम है 3.1। सो सबसे पहले देखो यहाँ पर यही चीजें बताई गई हैं कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इन सबके हमें छोटे छोटे नमूने इकट्ठे कर ले, मींस इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमने ले लेना है, और हर एक नमूना आपको ये देखना है कि कैसा दिखाई दे रहा है, उसके कलर के बेस पर, उसकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस के बेस पर। तो मींस आप उसको चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये नमूने सब एक जैसे नजर आ रहे हैं या इनके अंदर कुछ बदलाव भी है, सब अलग अलग भी हैं।
अब आपने क्या करना है बेटा, एक रेगमाल लेना है। सेकंड जो हमारा पार्ट बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि आप एक हार्ड कलर का मींस रगड़ने के लिए एक रेगमाल होता है उसको लेंगे और उसको क्या करेंगे, जो भी आपने ले रखी है, क्या क्या लिया हुआ था अभी आप देख रहे थे, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सब चीजें आपने इकट्ठी की गई है। तो ये इनको क्या करना है, इनको रगड़ना है, इनकी सतह को ऐसे से रब करना है। और जब रब करेंगे फिर देखेंगे कि अब इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या इसकी पॉलिश चेंज हुई है या सेम कलर ही एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी, या फिर बिल्कुल ही फेड हो गया थोड़ा कलर, आपने हल्का सा रेगमाल को चलाने से वो बिल्कुल ही रब हो गया। तो ये चीजें आप यहाँ पर नोटिस करेंगे। तो ये एक्टिविटी है जिनके बेस पर आप पहचान सकते हैं कि ये कैसे धातु में एग्जिस्ट होती हैं। सो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी रहती है बेटा, चमकदार होती है, मींस उसमें शाइनिंग होती है। चमकदार क्या होता है, शाइनिंग होना। और धातु के इस गुण धर्म को हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर चमक होती है, मींस धात्विक चमक। ठीक है, तो मींस धातु की चमक, सिंपल सिंपल हमें पता चल रहा है, धात्विक चमक, धातु की चमक। और हमें कैसे पता चलेगी, अभी रेगमार्क किया हमने, अगर धातु अच्छे से चमकी है तो मींस उसका धात्विक चमक वहां पर एग्जिस्ट हो रही है धातु के अंदर। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी 3.2। यहां पर देखते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। पहले तो हमें आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट एक्टिविटी में किया, छोटे छोटे नमूने हमने इकट्ठे कर लेने हैं और इन धातुओं को तेज धार वाले किसी चाकू से काटने का भी प्रयास करना है, मींस उसको कट करना है। क्या वो कट पाएंगे, फिर आपने ये भी चेक करना है। उसके बाद क्या करना है बेटा, चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़ लीजिए। चिमटे से क्या करना है, सोडियम धातु का, लेकिन सावधानी इसमें क्या बरतनी है कि सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा आपको सावधान रहना है, क्योंकि फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। ऐसा गीला का गीला नहीं, इसको पहले सुखा लेना है। उसके बाद आप एक वॉच ग्लास लेंगे और उसमें रखकर फिर चाकू से काटने की कोशिश करनी है। ओके, तो मैं सोडियम के लिए बताया गया है कि सोडियम को अगर आपने ऐसे करना है तो चिमटे की हेल्प से ही पकड़ना है उसको, फिर चिमटे की हेल्प से ही कहीं पर तश्तरी के अंदर फिट कर देना है, रख देना है, फिर उसको आराम से कागज की हेल्प से ही उसको यूज करना है। तो मींस आपने सीधा डायरेक्ट अपने हाथ वहां पर नहीं लगाने। तो ये यहाँ पे प्रिकॉशंस दी गई है, सावधानी दी गई है। अब इस एक्टिविटी के बेस पर आप क्या देखेंगे कि धातुएं जो हैं वो कठोर होती है, नहीं कट पा रही भाई, चाकू से आप नहीं काट पा रहे उसको। तो मींस वहां पर कठोरता हर एक धातु की आपको अलग अलग दिखाई देगी बेटा। कोई किसी के अंदर आपको स्क्रैच लग जाएगा, किसी में आप पूरा रगड़े जा रहे कुछ नहीं हो रहा, कोई थोड़ी बहुत आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रही है। तो मींस वहां पर हर एक धातु को आप क्या पाएंगे कि वो सख्त है, हार्ड है, कठोर है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं बेटा, एक्टिविटी 3.3। आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े आपके ले लेने हैं। ओके, आपने थोड़ा जिंक लिया, थोड़ा आयरन ले लिया, थोड़ा लेड लिया, थोड़ा कॉपर भी ले लिया है। अब जैसे ही आप ले लोगे तो उनको क्या करना है बेटा, एक धातु को लोहे के ब्लॉक में, लोहे का कोई एक टुकड़ा है उसमें रख दिया और 5-5 बार आपने हथौड़े से प्रहार करना है, मींस हथौड़े से चोट मारनी है। अब जैसे ही आप हथौड़े से चोट मार रहे हो तो आप देखोगे कि क्या ऑब्जर्व किया आपने। सो मीन अन्य धातुओं भी इसी तरह क्रिया कीजिए, मींस हर एक को बारी बारी रखना है। पहले आपने क्या करना है, लोहे के ब्लॉक में पहले आयरन को रखना है, फिर जिंक को रखना है, फिर लेड को रखना है और देन उसके बाद कॉपर को आप वहां पर फिट कर देंगे। तो अब वो आपने सेम चीजें दोहरानी है, हथौड़े से प्रहार करना है। तो मींस आप यहाँ पर चेक करेंगे कि जो धातु आपने ली, ओके, और वही सेम आपने एक्टिविटी की है, सेम एक्शन वहां पर क्रिएट किया है, क्या हर एक धातु का सेम आकार है, क्या सेम चेंजेस हुए हैं उसके अंदर। सो ये आप यहां पर नोटिस करते चलेंगे। अब आप क्या देखेंगे बेटा, आपने क्या किया, पीटा उसको, हथौड़े से पीटा ही तो है, जब भी तो बोला है धातुओं को पीट कर, मतलब पीटा, वहां पर चोट लगाई हथौड़े। तो पतली चादर बनाए जा सकती है। जैसे जैसे आप लोहे को पीट रहे हो अच्छे से, तो मींस वो क्या हो रहा है, उसका गुणधर्म अलग है बेटा। तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, आघात वर्ध्यता कहते हैं। मींस जिस भी आप धातु को पतली शीट में, ओके, धातु को आप पतली शीट में चेंज कर सकते हो। आपने देखा होगा, कभी आप गए होगे बेटा ब्लैक स्मिथ के पास, ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, ओके, जो लोहे की चीज बनाता है। तो वो क्या करता है, लोहे को गर्म करता है और फिर उसके बाद हथौड़े से उस पर प्रहार करता है, चोट मारता है और फिर बिल्कुल उसकी पतली से पतली चद्दर भी तैयार कर देता है। मींस वो कितना हार्ड होता है,
पीट पीट कर वो क्या कर सकता है, उसको पतली चद्दर में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो इसी को क्या बोला जाता है बच्चे, आघातवर्ध्य। ओके, सो आघातवर्ध्यता भी इसको बोलते हैं। मीन्स आप सोना हो गया, चांदी हो गया और धातुएं हो गई, आप इनको प्रहार करके, इनको गर्म करके दूसरे किसी भी सांचे में ढाल सकते हो। सोना क्या ऐसा ही आता है जो आपने ज्वेलरी देखी होगी बच्चों, कभी आपकी मम्मा पहनती हैं, ठीक है, तो कभी भी कोई रिंग आपने देखी होगी, तो क्या हमें रिंग ऐसे ही मिल जाती है खदानों से? ऐसा तो नहीं होता होगा कि हम वहां से ही नेकलेस निकाल के ला रहे हैं सेम डिजाइन का, वहां से ही हम रिंग लेकर आए हैं, ऐसा तो नहीं होता। वो हमें अलग, एक अलग स्वरूप में मिलता है, ठीक है। मीन्स उसका साचा भी ऐसा ही होता है, मीन्स उसकी कोई शेप नहीं होती उस टाइम पे। तो सुनार क्या करता है, जो गोल्ड स्मिथ होता है बेटा, उसके पास आता है वो, तो ब्रिक के रूप में भी हो सकता है, हार्ड, उसकी शेप कैसी भी हो सकती है। तो गोल्ड जो होता है उसको फिर मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, पिघलाकर उससे नया रूप दिया जाता है, उसी से फिर रिंग बनाई जाती है या कोई चेन बनाई जाती है, कोई भी ज्वेलरीज वहां से रेडी की जाती है। ओके, सो नेक्स्ट है बेटा हमारा क्रियाकलाप 3.4, उन धातुओं की सूची बनानी है जिसके तार आप दैनिक जीवन में देखते हैं। मीन्स ऐसी धातुएं जिनको हम तार भी रेडी कर सकते हैं। मीन्स अभी तो हमने पतली चद्दर रेडी की थी, अब हम क्या देख रहे हैं कि हम उनसे तार भी रेडी कर पाए, ये चीजें। सो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है बच्चे, उनको क्या कहा जाता है, तन्यता। ये हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आघातवर्ध्य क्या था, चोट मारना, चोट लगकर पतली चद्दर में कन्वर्ट कर देना। यहां पर अब नेक्स्ट वर्ड आया है आपके पास जिसका नाम है तन्यता, मीन्स आपको तार में कन्वर्ट कर देना। ओके, तन्यता, त से याद रख लेंगे, तार में कन्वर्ट कर देना। तो ऐसी धातुएं जिनको खींचने से वो पतले से पतले तार में भी आप उनके स्वरूप में बदल सकते हो, तो उनको तन्यता में की श्रेणी में रखा जाता है। हम सबसे ज्यादा देखेंगे बेटा जो सोना होता है वो कितना बारीक होता है, उसका डिजाइन कितना पतले से पतला होता है, तो इसका मतलब वो एक तन्य धातु है। उसको किस कैटेगरी में लाएंगे, तन्य धातुओं में। आपको ये भी पता होगा बेटा कि 1 ग्राम सोने से, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ओके, समझ रहे हो, 1 ग्राम कितना कम होता है ना। सो 1 ग्राम से सोना लेना है और उससे देखो कितनी बड़ी तार बन सकती है, 2 किलोमीटर लॉन्ग। ओके, वायर यू कैन मेक। यस, नेक्स्ट आघातवर्ध्यता या फिर तन्यता, इन दोनों के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। मीन्स हम उसको तार बना लिया, हमने उसका तार को गोल बना लिया, सर्कुलेट कर लिया, हमने कोई हार्ट शेप दे दी। ओके, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के हिसाब से उनको अलग अलग शेप में डाइजेस्ट कर सकते हैं, मीन्स अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आपको कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? ओके, घर में जो बर्तन होते हैं, जो आप किचन में बर्तन देखते हो, तो वो भी तो धातुओं के बने होते हैं और उनसे हम, उनमें क्या करते हैं, हम खाना बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं जिनसे हम बर्तन भी बना सकते हैं। सो धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने के लिए ही क्यों किया जाता है, इसका उत्तर पाने के लिए हम अलग एक्टिविटी यहाँ पर देखेंगे बच्चों। अब इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या देख रहे हैं बेटा, एल्युमिनियम या कॉपर का तार। अब आपको पता है एल्युमिनियम की भी बर्तन होते हैं घर में, सुना होगा मम्मा से कि एल्युमिनियम का ये पतीला है, ओके, एल्युमिनियम की कटोरी है। तो एल्युमिनियम और या फिर कॉपर, इनका तार ले रहा है आपको। आप देखेंगे इसमें जो क्लैप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आप ये देखेंगे बेटा फोटो के अंदर, तो यहाँ पर कैसे इसको, ये धातु का तार है, ये क्या है, धातु का तार, ये इसका तार का खुला सिरा है और नीचे यहाँ पर पिन, ओके, और फिर यहाँ पर मोम, ये पिन है और ये यहाँ पर मोम आ रहा है। ये पूरा बर्नर लेकर, क्योंकि हमें गर्म तो करना पड़ेगा ना, ठीक है, तभी तो हम उसको कर पाएंगे, धातु को कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे बर्तन बना पाएंगे। तो मीन्स हमें उसको कहीं ना कहीं प्रज्वलित करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्वाला लानी पड़ेगी, अग्नि लानी पड़ेगी, ताकि हम उसको गर्म कर पाए और स्टैंड और क्लैप की हेल्प से उसको रख सकते हैं। मीन्स कैसे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो कैसे गर्म होगा, नहीं ना। तो मीन्स उसको टक करने के लिए, रखने के लिए, खड़ा करने के लिए आग के ऊपर, तो इसलिए हम स्टैंड की सहारा लेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि धातु ऊष्मा का सुचालक होते हैं। धातु ऊष्मा का, ऊष्मा कहाँ से निकली है, आग से निकली है, ठीक है। ये जो आप फायर नजर आ रही है, इसका मतलब ये ऊष्मा है बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या बता रहा है
कि हमने तार ले लिया है, स्टैंड की हेल्प से बांध भी लिया है। उसके बाद तार को खुले सिरे पर मोम का उपयोग करके पिन को चिपका दीजिए। ये चिपकाने का तरीका था। फिर आपने क्या किया, स्प्रिट लैंप और मोमबत्ती या बर्नर से क्रैप के निकट तार को गर्म कीजिए। मेरे सामने गर्म किया, ये दिख रहा है आपको, गर्म हो रहा है तार। उसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमने जो ये एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी के बेस पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि धातु का तार अब कैसा हो गया, द्रवित होता है या नहीं होता, क्या वो द्रव बन जाता है दोबारा से। तो ये एक्टिविटी क्या दिखाती है, यस, गर्म करने से ये धातु यहाँ पर मेल्ट हो रही है। इसका मतलब हम इसको दूसरी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस एक्टिविटी से हमें और क्या पता चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में बच्चों पूछा जाता है क्या धातु ऊष्मा की सुचालक है, तो यस, हाँ, धातु ऊष्मा के सुचालक है। और इसका जो गलनांक है बहुत अधिक होता है। मीन्स हमें कहीं ना कहीं जो बेटा ज्वाला देनी होती है, जो अग्नि जलानी होती है, इनको गर्म करने के लिए वो हमें ज्यादा चाहिए होती है। थोड़ी थोड़ी आग से कुछ नहीं होने वाला, मीन्स हमें थोड़ा ज्यादा। सो सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कहे जाते हैं। और इनकी तुलना में जो लेड और मरकरी है वो ऊष्मा के कुछ चालक है बेटा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे, धातु ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन लेड और मरकरी, एक एग्जांपल बताइए कि कौन ऐसी धातु है, ठीक है, जो ऊष्मा की कुचालक है। तो आप यहाँ पर 2 का नाम लिख सकते हैं, एक मरकरी का नाम और एक लेड का नाम, कि ये ऊष्मा के कुचालक हैं। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक हैं? तो आइए इसका भी हम देख लेते हैं। अब देखते हैं बच्चे नेक्स्ट एक्टिविटी 3.6 के अंदर, जिसमें चित्र 3.2 हमें दिया गया है। तो ये अभी चित्र देखेंगे जिसमें धातुएं विश्व की विद्युत की सुचालक दिखाई गई है। ठीक है, अब सुचालक की एक्टिविटी को देख लेते हैं कैसे किया गया है ये। पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर विद्युत सर्किट, ठीक है, जिसको परिपथ इख्तियार किया जाता है। मीन्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सर्किट होता है ना, ये है बेटा सर्किट, पूरा बैटरी है। बैटरी के साथ आपने देखा कि पूरा विद्युत सर्किट हमने परिपथ एक ले लिया है। और इससे हमें जांच करनी है कि जो परिपथ में टर्मिनल ए है और टर्मिनल बी है उसके बीच में इस प्रकार रखना है कि दिखाया गया है जैसे। ओके, सो ये देखना है कि बल्ब जलता है और बल्ब जला तो इससे क्या पता चला हमें। तो मेंस हमने यहाँ पर एक बैटरी लेनी है और बैटरी को कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने देखा ये हमने 2 क्लिप ऐड कर लिया, क्लिप ए क्लिप बी, जिसको टर्मिनल ए टर्मिनल बी नाम दिया गया है। और यहाँ पर हमने अपना स्विच लगा दिया है। इस स्विच को ऑन करेंगे, क्या हमारा बल्ब जला? अगर बल्ब जला तो आपने क्या सोचा, आपके दिमाग में क्या आया? क्या ये कुचालक नजर आ रहा है? या अगर बल्ब नहीं जलता तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं इस एक्टिविटी के बेस पर। सो ये एक्टिविटी हमें दिखाती है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। और अब देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर आपको डिटेलिंग में दे भी रखा है कि आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है, छोटा ही तो तार होता है, उसमें रेड ग्रीन ऐसी वायर आपने कभी देखी होगी। ओके, सो जिस तार से आपके घर बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी तथा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ाई जाती है। तो पीवीसी को याद रखेंगे बेटा, पीवीसी क्या है, यहाँ पर एक रबड़ है, सीधा सीधा। ठीक है, मिस तार तो अंदर होती है, कॉपर की तार वायर होती है अंदर, बाहर एक रबड़ होती है ताकि आपको करंट ना लगे। आप बाहर से पकड़ सकते हो ना, अगर अंदर वाले तार को अगर आप छू लेते हो और वहां से स्विच ऑन है फिर तो बुत्ती गुल है ना, तो फिर क्या होगा, तो आपको करंट लग सकता है। इसलिए हम कभी भी बोलते हैं ना, नंगी वायर को नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि वहां पर अगर वायर निकले हो बाहर उस रबड़ से बाहर की तरफ तो फिर हमें करंट अच्छे से लग सकता है। तो इसलिए कभी भी हमें नहीं छूना चाहिए। तो विद्युत तार के ऐसे पदार्थ की परत क्यों होती है ये पता करना है। जब धातुएं बेटा किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, किसी धातु है और किसी कठोर सतह से टकरा गई तो क्या कोई आवाज आती है? बिल्कुल आती है। अभी हमने एल्युमिनियम की बात की, कॉपर की बात की, वो नीचे गिर जाए तो हमें आवाज नहीं आएगी? बिल्कुल आती है आवाज। तो इसे क्या बोला जाता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा सोनोरस, जिसको बोला जाता है ध्वनिक। इसका नाम क्या है? ध्वनिक सोनोरस, मीन्स ध्वनि उत्पन्न करना। ठीक है, आवाज आना, ध्वनि आना, इसलिए इसका नाम ध्वनिक होता है और इंग्लिश में इसको सोनोरस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धातुएं
आवाज देती हैं, किसी भी हार्ड चीज से टकराई और आवाज वहां पर आती ही आती है। ओके, घंटी को देख लो, घंटी जो है अगर उसको बजाते हैं तो वो भी तो हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस से टकराई और वहां पर आवाज आ गई। नेक्स्ट है बेटा अधातु। अभी हमने धातु के बारे में पढ़ा, अब हमारा अधातु 3.1.2 अधातु क्या होती हैं। मीन्स धातु की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है, मीन्स धातु संख्या में ज्यादा है। क्लासिफिकेशन जब किया तो धातु के नीचे नंबर हमारे बढ़ गए, अधातुओं की संख्या हमारी कम है। अब देखते हैं कौन कौन से अधातुओं की श्रेणी में आते हैं, जिसके अंदर है बेटा कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। याद रखेंगे, वैसे तो और भी हैं लेकिन यहाँ पर मेन 5 दिए हुए हैं, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये अधातुएं हैं बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल है अधातुओं के। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, मीन्स लिक्विड। ओके, द्रव फॉर्म में है और इसलिए ये कैसी है, जलीय फॉर्म होने के कारण ये ऐसी कहला जाती है कि अधातु तो है लेकिन द्रव में है, इसलिए इसका कैटेगराइजेशन अलग से किया गया है ब्रोमीन का। और इसके अलावा जितनी भी सारी अधातुएं होती हैं तो ठोस या फिर गैस में होती है। सिर्फ एक ब्रोमीन का एग्जाम्पल आप रखेंगे बेटा, ब्रोमीन जो है वो द्रव में होती है, जबकि और सारी अधातुएं या तो ज्यादा हार्ड होंगी, ठोस, या फिर गैस की फॉर्म में होती हैं, जिसमें हमने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखा है। क्या जो अधातुएं हैं बेटा, समान अधातुएं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ तो होते ही होंगे गुणधर्म, तो देखते हैं इनका एक्टिविटीज के थ्रू। तो ये पहली एक्टिविटी है बेटा धातु की हमारी 3.7। इसमें कार्बन, कार्बन कोल या ग्रेफाइट भी बोल सकते हो कार्बन को, सल्फर तथा आयोडीन के आपने थोड़े थोड़े नमूने इकट्ठे कर लेने हैं। अब क्या करना है, ये जो अधातुएं हैं बेटा, जिसमें हमने देखा था 3.1 से 3.4, ठीक है, 3.1 से 3.4 और 3.6 तक के जितनी एक्टिविटी है उनको सेम दोहराना है। सेम क्या करना है, आपने अधातुओं को लेना है, ठीक है, उसको रखना है किसी चीज में, चोट मारनी है, क्या आवाज आ रही है, क्या वो टूटी हैं, क्या उनकी कोई शेप चेंज हुई है, क्या आप उनको तार में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या नई शेप में उनको एग्जिस्ट कर सकते हो गर्म करने से। तो जो एक्टिविटी हमने धातुओं के साथ की थी बेटा, सेम एक्टिविटीज यहाँ पर भी आपने दोहरानी है और फिर देखना है कि अब यहाँ पर अधातुओं के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। अब देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर एक सारणी तैयार कर लेनी है, तत्व, चिन्ह, सतह का प्रकार कैसा है, कठोरता कैसी थी, अब यहाँ पे आघातवर्ध्यता थी या नहीं थी, ठीक है, तन्यता थी या नहीं थी, क्या तार बन सकता था, तन्यता बताया था ना त से, यस, विद्युत चालकता है या नहीं है, और ध्वनिकता कैसी है, क्या आवाज आ रही है इनसे भी। सो आप जब करोगे तो यहाँ पर क्या करने वाले, जितनी भी धातुएं हैं उनका नाम लिख लोगे, चिन्हित कर लोगे, फिर सतह का प्रकार चेक करोगे, फिर उनकी कठोरता को चेक करना है। तो एक्टिविटी जितनी भी करके बच्चे सारे क्रियाकलाप करते हुए इस सारणी को आपने यहाँ पर भर देना है। देन सारणी 3.1 में लिखे गए जितने भी प्रेक्षण हैं उनके आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं और अधातुओं के सामान्य गुणधर्म की भी आपस में बात करनी है। और निश्चित रूप से हमें ये भी देखेंगे कि जो भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते कि सिर्फ भौतिक आधार पर हमने देख लिया और हमने इसको क्लासिफिकेशन कर दिया, नहीं, इसमें कहीं ना कहीं बेटा अपवाद है, कहीं ना कहीं इसमें पूरा एक फैक्ट नहीं बोल सकते हम, इसमें चीजें थोड़ी सी बदलाव में आती ही आती हैं। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। पहला जो है मरकरी। अब मरकरी के बारे में हमने अभी बात की थी, जो मरकरी है उसको छोड़कर जितनी भी सारी धातुएं हैं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। कमरे का नॉर्मल ताप होता है तो हार्ड होती है सारी, सिर्फ मरकरी हार्ड नहीं होती। ओके, अब एक्टिविटी 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो फिर ये पिघलने लगती हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर गैलियम और सीजियम का जो गलनांक है बच्चे कम होने की वजह से अगर उसको नॉर्मल हथेली पर भी रखोगे तो ये धातुएं मेल्ट होने लगेंगी, पिघलने लगेंगी।
सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं बेटा, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन को देखा है, चमक होती है ना उसके अंदर, नमक, यस, वो अधातु है और चमक भी है। जबकि हमने तो क्या देखा था कि सिर्फ धातु के अंदर चमक है, लेकिन यहाँ तो अधातु में भी चमक हो गई। तो आप देख पा रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं अपवाद है। आप इनको एक ही बेस पर सिर्फ और सिर्फ इनके गुणधर्मों के आधार पर ही क्लासिफिकेशन नहीं देख सकते। कई चीजें हैं जो अपवाद में आती हैं कि आयोडीन कैसे, आयोडीन तो अधातु है तो मैम कैसे चमकीला बता रहे हो, लेकिन वो चमकीला होता है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, कार्बन। कार्बन एक ऐसी अधातु है जिसके विभिन्न रूप हम देखते हैं। ओके, कार्बन के विभिन्न रूपों में अलग अलग बेस पर हमें वो पाई जाती हैं और प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। और हर एक, क्योंकि देखिए अलग अलग रूप है, अब अलग अलग रूप के बेस पर हमने क्या बोल दिया, हर एक रूप को क्या बोल रहे हैं हम, अपरूप बोल रहे हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है। अपरूप मतलब हीरा जो है वो कार्बन के बेस पर आता है बेटा, तो हीरा को याद रखेंगे, हीरा कार्बन का एक अपरूप है। और कितना कठोर होता है, कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही ज्यादा है बेटा, दोनों के दोनों ज्यादा हैं। और कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी है। थर्ड है हमारा क्षारीय धातु। क्षारीय धातु के अंदर बेटा ये हमने ले लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं। ओके, इनकी इतनी मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी आप काट दोगे। अब कहोगे मैम धातु चाकू से कट रही है, हाँ बेटा धातु है, लिथियम, सोडियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है, लेकिन ये क्षारीय धातु हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आराम से चाकू से भी कट जाते हैं, क्योंकि इनका घनत्व और गलनांक दोनों ही कम होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो अपवाद की श्रेणी में हमारे आए हैं, तो इनको देखेंगे अच्छे से और इनका नाम भी याद रखेंगे। हमने हीरे का एग्जाम्पल लिया है कार्बन के बेस पर, ठीक है। हमने क्षारीय धातु का एग्जाम्पल लिया है जिसमें सोडियम पोटेशियम का लिया है, आयोडीन का एग्जाम्पल लिया है जिसमें चमक होती है। तो इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं कि धातु अधातु के अंदर भी कई चीजें हैं जिनके बेस पर हमें देखना होता है कि रियल में ये गुणधर्म के आधार पर अधिक स्पष्ट होती है या फिर इसके अंदर और बेस पर भी हम चेक कर सकते हैं कि इसको धातु में एग्जिस्ट करें या फिर अधातु में कैटेगरी में इसको रखें। तो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने काफी पढ़ा है अच्छे से, उसके अंदर डीपली चीजें पढ़ी है, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम और ज्यादा कंसाइज करके और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ उनको कवर अप करेंगे।